इसके पहले की वीडियो में हमने प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा और टिनोफोरा के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस के बारे में देखेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस की। सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस। और अब इसके आगे हम सबसे पहले इसका ग्रीक वर्ड देखेंगे और ग्रीक वर्ड के बारे में जानेंगे कि इसका ग्रीक वर्ड क्या है। तो इसका ग्रीक वर्ड है प्लेटिस, जिसका मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्स मीन्स वर्म। इसका मतलब प्लेटिहेल्मिन्थीस इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी एनिमल रखे गए हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। तो फ्लैट का मतलब चपटे और वर्म का मतलब कृमि या कीड़ा। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पर जान गए हैं कि फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं वो सभी फ्लैट हैं। एक हम यहाँ पर एनिमल का स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाना चाहेंगे ताकि समझने में आसानी हो और बाद में कमेंट्स भी लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इस फाइलम के अंतर्गत पाया जाने वाला एक एनिमल का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है टीनिया सोलियम। ये एनिमल तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर ये जो टीनिया सोलियम हम बना रहे हैं ये आपको दिख रहा है कि चपटी जैसी आकृति में है। और साथ ही साथ इसमें अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप इसमें समझेंगे बहुत कुछ। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर हेड रीजन बना है। इसके पहले जितना भी हम फाइलम आपको पढ़ाए हैं उसमें कहीं भी हेड रीजन अभी डिफाइन नहीं किए हैं। कहने का मतलब सबसे पहले अगर हेड रीजन बना, सिर का निर्माण हुआ या सिर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया तो इसी फाइलम में दिखाई देता है। इसको हम स्कॉलेक्स कहते हैं, हेड या स्कॉलेक्स। अच्छा, इसी हेड रीजन में कुछ गोल आकृतियाँ उपस्थित होती हैं ऐसे, जिसको हम सकर कहते हैं। सकर कहने का मतलब ये चूसक अंग है, एडहेसिव अंग है, ये चिपकने वाले अंग हैं। क्योंकि ये परजीवी होते हैं, किसी भी जंतु के शरीर से चिपक करके उसमें पड़े रहते हैं। और ये जो टीनिया सोलियम है हमारे आंत का परजीवी है। तो इस तरह से इस स्कॉलेक्स के अंतर्गत जो गोल आकृतियाँ पाई जा रही हैं इनको सकर कहते हैं। सकर ये चूसक अंग है, एडहेसिव चिपकने वाले अंग हैं। और इसमें कुछ कांटे जैसी संरचनाएं दो पंक्तियों में लगी होती हैं। हम एक ही पंक्तियाँ बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप जानेंगे कि दो पंक्तियों में लगी होती हैं। और इन कंटिकाओं की जो संख्या होती है कुल मिलाकर के 22 से लेकर के 32 तक होती है। तो ये कंटिकाएँ जो होती हैं ये चिपके रहने में मदद करती हैं। तो इस तरह से इनको हुक कहते हैं। ये हुक्स हैं, आप जानते रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ स्कॉलेक्स तो हो ही गया था। जो दूसरा रीजन है वो नेक है, और जो तीसरा रीजन है इसको हम ट्रंक कह देंगे, ट्रंक। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो इसकी बॉडी में क्या है, एक तो हेड है, दूसरा नेक है और तीसरा ट्रंक है। ये इसकी बॉडी में 3 भाग पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो शरीर का विभेदन सिर के रूप में सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर हुआ है। और इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, लेकिन ये सेगमेंटेशन जो होता है फोटो से स्पष्ट नहीं होता है, आप जानते रहेंगे। इस तरह से देखिए। तो इसको देखते हुए हम थोड़ा सा अभी इसके कमेंट को लिखेंगे, आप इसको जानते रहेंगे। टीनिया सोलियम, या इसको टैपवर्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके थोड़ा आप कमेंट की तरफ चलते हैं और इसको कमेंट को देखते हैं क्या चीज़ इसमें पाया जा रहा है, कैसे इसके लक्षण हैं इस फाइलम के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल्स के। थोड़ा उनको हम देख लेते हैं। इसका पहला कमेंट यहाँ पर यही हो सकता है कि ये जो जंतु होते हैं ये चपटे होते हैं, ये चपटे जंतु हैं।
ये चपटे जंतु हैं। और उसके बाद इसका अगला कमेंट हो जाएगा यहाँ पर ये परजीवी। परजीवी का मतलब आप जानते ही हैं, दूसरे जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं परजीवी। तथा कुछ इसी फाइलम के अंतर्गत कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो रोगोत्पादक होते हैं, रोगोत्पादक, तथा कुछ रोगोत्पादक होते हैं। इसका तीसरा कमेंट ये हो जाएगा, इसकी समिति को हम देखते हैं, उसमें लेयर्स के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो शरीर की समिति, शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है, द्विपार्श्वीय होती है। और अगर हम इसके शरीर में अस्तर की बात करें तो शरीर त्रिस्तरीय होता है। कैसा होता है? शरीर त्रिस्तरीय होता है, मतलब शरीर में 3 स्तर होते हैं, शरीर त्रिस्तरीय होता है। और देह गुहा मतलब बॉडी कैविटी, इसमें अगर हम बॉडी कैविटी या देह गुहा की बात करें तो देह गुहा अनुपस्थित होती है, देह गुहा अनुपस्थित होती है। अभी तक आप देख रहे थे चाहे वो सिलेंटेटा हो तो सिलेंटेटा में सिलेंट्रान कैविटी पाई जा रही थी, स्पंज या पोरिफेरा का सदस्य है तो उसमें स्पंजोसील कैविटी पाई जा रही है। वैसे इसमें भी अगर कैविटी की बात करें तो कैविटी अनुपस्थित होती है, जिसको हम यहाँ पर देह गुहा या बॉडी कैविटी के नाम से जान रहे हैं। देह गुहा अनुपस्थित होती है। इसके नेक्स्ट कमेंट को यहाँ पर हम देखते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर चलते हैं, इसके तंत्र की बात करते हैं। तो पाचन तंत्र जो इसमें होता है, पाचन तंत्र ये उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। लेकिन चूँकि ये परजीवी जंतु हैं इसीलिए इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, क्योंकि इनको पचा पचाया भोजन मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं परंतु पूर्ण विकसित नहीं होता, पूर्ण विकसित नहीं होता है। एक चीज़ आपको और यहाँ बताना चाहेंगे कि पाचन तंत्र में मुख तो पाया जाता है, यहीं पर लिख दें मुख उपस्थित, परंतु जो इसमें गुदा है, गुदा एनस, ये अनुपस्थित होती है, गुदा अनुपस्थित होता है। इसीलिए तो कहा गया है ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, इसी के कारण से, क्योंकि मुख पाया जाता है लेकिन एनस इसमें एब्सेंट होता है। अरे भाई, जब पचा पचाया भोजन इनको मिल जा रहा है, पचाने की आवश्यकता ही नहीं है, अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे ही नहीं, उसका इजेशन होगा ही नहीं, इजेशन के लिए ही एनस का कार्य होता है। तो यहाँ पर इजेशन नहीं होता है, इसलिए एनस भी इसमें एब्सेंट होता है। हम कह सकते हैं कि इसमें पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें, जो भी पॉइंट बना रहा हो, मुझे पॉइंट नहीं याद है, तो उत्सर्जन की अगर बात करें तो उत्सर्जन तंत्र इसमें उपस्थित होता है, उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है। और उत्सर्जन की जो इकाई है उसको ज्वाला कोशिका कहते हैं। उत्सर्जन की इकाई को ज्वाला कोशिका, उत्सर्जन की इकाई को ज्वाला कोशिका या इसका और भी नाम है, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया है, सोलिनोसाइट है, तो ये नाम भी लिख लीजिए, प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलिनोसाइट कहते हैं। तो ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो इकाई है, या हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से होती है। यहाँ पर कुछ और तंत्र हैं, जैसे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र ये भी इसमें उपस्थित होता है, तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। और इसमें एक जोड़ी गैंग्लियन और नर्व गार्ड पाए जाते हैं।
इसमें इसमें एक जोड़ी आप जानते हैं सिलेंट डेटा में ही नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया था, उपस्थित हो गया था, केवल निम्न कोटि का पाया जा रहा था। तो इसमें उससे थोड़ा सा और विकसित हुआ है ये तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर एक जोड़ी सेरेब्रल गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लिया और नर्व कार्ड, ये इसको हम कहेंगे तंत्रिका रज्जु, यह इसका नाम है नर्व कार्ड उपस्थित होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र भी इसमें उपस्थित है और कुछ पहले वाले फाइलम के एनिमल से कुछ अधिक विकसित है। और साथ ही साथ इसके अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें कुछ तंत्र ऐसे भी होते हैं जो बड़ों से विकसित नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे संवहन तंत्र, इसमें संवहन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र जिसको कहते हैं संवहन तंत्र। एक और तंत्र है श्वसन तंत्र एक और तंत्र है एवं परिसंचरण, अच्छा श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र भी हो गया। कंकाल तंत्र, ये तंत्र जो होते हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, अभी इसमें विकसित नहीं है। विकास तो धीरे धीरे होगा ना, अनुपस्थित होता है। तो ये तंत्र इसमें जो है वो अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, इसके आगे देखते हैं इसमें क्या और होता है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो कुछ जंतुओं में खास करके हम उसकी बात कर रहे हैं प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया जो होता है इसमें रीजनरेशन पावर बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब कहीं से अगर ये कट जाते हैं तो कटे हुए पार्ट का फिर से विकास हो जाता है और ये पूर्ण रूप से विकसित एनिमल बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो कुछ जंतुओं में खास करके यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिए हैं प्लेनेरिया का। कुछ जंतुओं में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। तो ये पुनरुद्भवन के बारे में भी हो गया। और अब इसके आगे की तरफ देखते हैं और क्या इसमें हो सकता है और क्या इसके लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनन, ये द्विलिंगी होते हैं। कहने का मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल पर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो जनन होता है वो कैसा होता है? जनन कैसा होता है? लैंगिक होता है। जनन लैंगिक होता है। अब अगर जनन लैंगिक होता है तो बात ये आ जाती है कि निषेचन कैसा होता है। निषेचन चूँकि दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। तो निषेचन के बारे में यहाँ पर देख लें। निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है, मतलब मादा के शरीर में होता है। निषेचन आंतरिक होता है। अगर निषेचन आंतरिक होता है तो डेवलपमेंट की बात कर लें। डेवलपमेंट मतलब भ्रूणीय विकास कैसा होता है? क्योंकि जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से भ्रूणीय विकास होगा। और भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो डायरेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट का मतलब जिसमें एनिमल के जैसे ही जो शिशु होता है वो दिखता है। और दूसरा जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि पहले ऐसा एनिमल बनता है जो हूबहू अपने पैतृक पीढ़ी से मिलता जुलता नहीं दिखता है, मतलब उसके प्रतिरूप में या उसके जैसा नहीं होता है। फिर जब उसमें डेवलपमेंट होता है तब वो उसके जैसा बनता है। इसको हम कहते हैं लार्वा।
मतलब इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, और जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, डायरेक्ट ही जो शिशु होता है वो अपने पैतृक पीढ़ी के समान दिखने लगता है, उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप और जान लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी एनिमल पाए जाते हैं वो सभी परजीवी ही हों, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं इस फाइलम के अंतर्गत, उन सभी में जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब अभी हम आपको बता चुके हैं। तो इसका मतलब फ्री लिविंग एनिमल्स में जो डेवलपमेंट होता है, जो भ्रूणी विकास की प्रक्रिया होती है वो डायरेक्ट होती है, और जो परजीवी होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो इनडायरेक्ट प्रकार की होती है। अर्थात ऐसे एनिमल्स में जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं, भ्रूणीय विकास स्वतंत्र रहने वाले जीवों में डायरेक्ट होता है तथा परजीवी जंतुओं में इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है अर्थात इनके जीवन में लार्वा अवस्था, जीवन वृत्ति में लार्वा अवस्था पाई जाती है। पहले लार्वा बनेगा और फिर लार्वा से जब लार्वा का डेवलपमेंट होगा तब जाकर के अपनी पैतृक पीढ़ी के समान दिखेगा। तो इसके कुछ इस तरह से लक्षण हैं, आप इसके लक्षण को लिख लेंगे। हाँ, एक कमेंट इसका छूट रहा है, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप ऊपर कहीं पर लिख लेंगे। चूसक अंग के बारे में हमने नहीं लिखा, जो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो शरीर से चिपके रहने के लिए इसका एक कमेंट और बचा है, उसको आप लिख लेंगे। शरीर से चिपके रहने के लिए चूसक अंग तथा कंटिकाएं उपस्थित होती हैं। हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, आपका नोट्स अच्छे ढंग से बन जाए। तो आप ये स्ट्रक्चर भी हम आपको बता करके समझा दिए हैं, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो लक्षण हैं वो लक्षण भी हम आपको बता दिए हैं। सारे लक्षण आप लिख लेंगे और इसका नोट बना करके बाकायदे तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो इसके आगे वाला फाइल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़ करके नोट बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।